प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो नैरेटिव दिया अदम एतमाद आने के बाद, उन्होंने पूरी की पूरी इस जंग को जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी से बाहर निकाल कर ये कुफर और हक की जंग बना दी है। और पाकिस्तानी मीडिया शायद वो पहला मीडिया दुनिया का जिससे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को पार्लियामेंट में होने से पहले ही चैनल्स पे दिखा दिया, क्योंकि इससे पहले जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आने से भी पहले हुकूमत का मौक़िफ़ ये था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकती, इनके पास ना नंबर है, ये सिर्फ हवाओं में बात कर रहे हैं। फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई। जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई तो हुकूमत ने कहा कि हमारे तो बंदे ही पूरे हैं, ये बिला वजह की वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, ये जलील हो गया अपोजिशन के ऊपर। उसके बाद जब पता चला, हमने दिखाया कि जी बंदे तो हैं, तो हुकूमत ने कहा कि जी अब जाने नहीं देंगे, कोई माई का लाल जो है वो जाए और जाके दिखाए वोट डालने के लिए। इसमें बड़े बड़े जो वोटर्स, बड़े बड़े जो मिनिस्टर्स थे, उन्होंने ये सारी बातें की। ये सब कुछ करने के बाद जो है हुकूमत ने कहा कि जी नाअहली पे सवाल उठाएंगे, हम उनको वोट नहीं डालने देंगे। स्पीकर ने कहा कि मैं जो चाहे करूँगा असेंबली के अंदर, मैं बाउंड नहीं हूँ, मेरी रूलिंग को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। फिर हुकूमत ने यह भी कहा स्पीकर साहब से मंसूब करके कि वो वोट ही कास्ट नहीं होगा, वो वोट ही काउंट, वोट कास्ट तो हो जाएगा, जो मेंबर डिफेक्ट करेगा या खिलाफ पार्टी डिसिप्लिन के वोट देगा पीटीआई के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, लेकिन वो वोट जो है उसको काउंट नहीं किया जाएगा। ये तमाम चीज़ों के बाद अब हुकूमत जो है वो गई है बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट में जाके उन्होंने जो है वो 3-4 सवाल पूछे हैं जो हमने कल भी आपसे शेयर किए थे। और उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि ये बताया जाए कि आर्टिकल 63A की तशरीह क्या होगी, और बाकी भी कुछ सवाल पूछे गए हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बार बार एक ख़ास सिमत में इशारा करके ये भी कह रहे हैं कि उन लोगों को न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए, और न्यूट्रलिटी जो है कभी उसको जानवर तशबीह दे रहे हैं, कभी उसको हक और बातिल तशबीह दे रहे हैं। आज हमारे साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं जिनके साथ प्राइम मिनिस्टर जो है वो तमाम गुफ्तगू भी करते हैं, उनसे गाइडेंस भी लेते हैं, और उनके मशवरे के ऊपर पाकिस्तान की गवर्नमेंट के सारे अफेयर्स का दारोमदार भी है। पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल जो है खालिद जावेद खान साहब ने हमें टाइम दिया है। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सर, थोड़ा सा ये बता दीजिए कि ये जो सवालात लेके आप गए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, बहुत से लोगों का ये कहना है कि, और अपोजिशन का ख़ास तौर पे, कि ये सवाल तो बड़े क्लियर कट सवाल थे। जिसने भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है उसको समझ आ जाएगा कि डिसक्वालिफिकेशन या डी सीट जो होता है वो किस तरह होता है। ये सिर्फ डिले टैक्टिक के लिए किया गया है, अदरवाइज़ और इसका कोई रीज़न नहीं है। लेकिन आपके पास ऑब्वियसली कोई रीज़न तो इसका होगा कि जो एन 14 दिन ऑलमोस्ट गुजर गए हैं, स्पीकर ने इजलास भी नहीं बुलाया अदम एतमाद का, और उसके बाद, उससे पहले भी नहीं, उसके बाद जो है वो गवर्नमेंट ने पूरे 14 दिन 13 दिन गुजार के सुप्रीम कोर्ट गए, उससे पहले भी नहीं गए, ताकि 14 दिन के अंदर ये मामला हल हो जाता। तो इससे तासुर उभर रहा है इंडिपेंडेंट एनालिस्ट और ऑपोजिशन के नज़दीक कि ये डिले टैक्टिक है, लेकिन आपके पास सर इसकी कोई लीगल लॉजिक होगी ज़रूर। सबसे पहले तो जो आपने सवाल किया कि बड़ा क्लियर कट है, अगर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स की ऑपोजिशन की राय में, तो क्यों गए हैं। आपको याद होगा पिछले साल हमने सेनेट की इलेक्शन से पहले एक रेफरेंस फाइल किया था, और बहुत बड़ी तादाद में जो एक्सपर्ट्स थे सबकी राय थी कि ये आधे घंटे का केस है, क्यों कोर्ट अपना वक्त ज़ाया कर रहा है। उसमें 1 दर्जन से ज़ायद हियरिंग्स हुई, और आखिर में कोर्ट ने कहा कि वैलेट तो सीक्रेट होगा लेकिन ट्रेसेबल होगा, और एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट था। और उसकी रोशनी में अब अगला जो इलेक्शन होगा सेनेट का, वो सीक्रेट बैलेट से तो होगा लेकिन ट्रेसेबल होगा, और वो बहुत बड़ा डेवलपमेंट था, और कॉन्स्टिट्यूशनली एक जो ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करने वाला जजमेंट था। तो खाली ये कह देना कि जी अगर आइन इतना सिंपल होता या कानून इतना सिंपल होता तो अदालतों की तशरीह की ज़रूरत ही नहीं थी। हमारी दानिस्त में ये हमारी दानिस्त में 63A और 62 और आर्टिकल 95 ये तीनों इस वक्त रेलिवेंट है। सवाल ये उठ रहा है, और ये पहली बार ये सवाल नहीं उठ रहा है। 63, 62, सॉरी अगर आप रिपीट कर दीजिए, 63, 62 और 95, 95। ओके, ठीक है जी। जिसके तहत नो कॉन्फिडेंस मोशन प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ हुआ। जी बिल्कुल ठीक। अब बुनियादी तौर पे सवाल है आर्टिकल 63A का, जिसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। एक रिस्ट्रिक्शंस हैं हाउस के बाहर मेंबर अगर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ले या इस्तीफ़ा दे दे, जिससे वो डिफेक्शन तस्वुर किया जाता है। और 63(1)(a)(b) है कि हाउस के अंदर रहते हुए किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे, मनी बिल पे, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन पे, चीफ मिनिस्टर के, और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस पे वोट दिए जाए तो सीट जो है वो चली जाती है। अब सवाल ये उठ रहा है कि, और इसको आम हरफ आम में हॉर्स ट्रेडिंग, फ्लोर क्रॉसिंग कहा जाता है।
तो ये एक पाकिस्तान में आज से नहीं सालों से खालिद ये साहब, कितना बड़ा अगर मैं मसला है। सिर्फ सुप्रीम आपसे कोर्ट सिर्फ के कई अगर मैं आपके साथ सिर्फ मरला चलूं, क्योंकि ताकि लोग भी समझ लें, आप बात बड़ी ज़बरदस्त कर रहे हैं। अगर मैं मरला आपके साथ, अगर आप इजाज़त दें मुझे सर, मुझे सिर्फ सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि 63A जो है उसके अंदर तो क्लियर कट ये लिखा हुआ है ना कि अगर पार्टी के हेड के खिलाफ, पार्टी की गाइडलाइन के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, मनी बिल या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर कोई पार्टी का रुकन वोट कास्ट करता है तो वो वोट तो मैं आपकी इंटरप्रिटेशन जानना चाह रहा हूं, क्योंकि आप जो कहेंगे प्राइम मिनिस्टर ने फिर वही इंटरप्रिटेशन करनी है और स्पीकर ने आई थिंक उसी को फॉलो करना होगा। तो वो वोट तो कास्ट कर सकता है, वुड यू एग्री टू दैट? वोट कास्ट कर सकता है, वोट कास्ट काउंट भी होगा, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ ही क्यों ना हो। उसके बाद का मरला मैं आपसे फिर बाद में डिस्कस करता हूं कि वो ताहियात नाअहली होगी या वो सिर्फ डी सीट होगा। लेकिन पहले सर ये थोड़ा गाइड कीजिए कि वो वोट कास्ट कर सकता है पीटीआई का मेंबर इन दिस केस अगेंस्ट द सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, हिज ओन पार्टी हेड, और वो वोट कंसीडर किया जाएगा अगेंस्ट द गवर्नमेंट। इस पे आपका क्या राय है सर? जी देखिए, हमने जो सवाल किए उसमें से एक सवाल ये भी है, आपने जैसा देखा होगा रेफरेंस में, जैसे मैंने अर्ज़ किया इसमें दो कॉन्टेक्स्ट हैं। एक तो डिफेक्शन जो 63A के तहत है वो असेंबली से बाहर हो सकती है। अगर उस पर डिफेक्शन का डिक्लेरेशन आ जाए तो फिर वोट कास्ट करने का इशू ही नहीं रहता। वो तो फिर यह है कि अगर प्राइम मिनिस्टर वो आप 62 की बात कर रहे हैं ना सर, आप 62 की बात कर रहे हैं, वो तो नहीं, 63A1 में जो ए है उसका 63 कैपिटल रिजाइन्स फ्रॉम मेंबरशिप ऑफ हिज पॉलिटिकल पार्टी और जॉइन्स अनदर पार्लियामेंट्री पार्टी, यही आप कह रहे हैं? जी राइट जी। तो उसका फ्लोर से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर वो असेंबली के सेशन से बाहर, सेशन से पहले अगर ये हो जाता है और उसके लवाजमात जो हैं सेक्शन प्रोविजन के वो कंप्लीट कर ली जाते हैं, डिक्लेरेशन आ जाता है, तो फिर वोट से डिफेक्शन का ताल्लुक नहीं है, वो खत्म हो जाए। लेकिन सर एक सेकंड, आयशा गुललई केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी बता चुका है कि जिस तरह इमरान खान साहब की तरफ से आयशा गुललई साहिबा की बेतहाशा स्टेटमेंट्स प्रेजेंट की गई कोर्ट के सामने के, जिन्होंने फला जगह पे कहा मैंने पार्टी को रिजाइन कर दिया, मैंने फला जगह पे कहा रिजाइन कर दिया है, कोर्ट ने वो स्टेटमेंट ये दी थी और ऑब्वियसली आपने वो वर्डिक्ट पढ़ा होगा, उसका स्टेटमेंट में वर्डिक्ट दी थी, ये जो अभी चल भी रही है सामने, कि जब तक आप वो प्रोसीजर नहीं अपनाएंगे जिसके जरिए एक मेंबर को डिस्क्वालीफाई किया जाता है या वो रिजाइन करता है, अगर तो उसने रिजाइन किया है पार्टी हेड को देन दैट्स फाइन, और वो स्पीकर के पास जाएगा, फिर इलेक्शन कमीशन से डी नोटिफिकेशन का जो भी निकले। अगर उसने रिजाइन नहीं किया पार्टी हेड को या स्पीकर को रिजाइन नहीं किया तो सर उसमें सुप्रीम कोर्ट ये मामला तो तय कर चुकी है कि वो रेजिग्नेशन कंसीडर नहीं होगा। अगर इन दिस केस जितने मुनहरिफ अरकान ये कहीं पे भी कहते फिरें कि हमने पार्टी छोड़ दी है, हमने पार्टी छोड़ दी, रिजाइन कर दिया है, वो आयशा गुललई केस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोर्ट की उसके लिए कोई हैसियत ही नहीं है। सर आपकी राय इस पे क्या है? जी, आयशा गुललई केस में बुनियादी तौर पे दो इशू थे कि एक तो आयशा साहिबा थी, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, दूसरा पार्टी डायरेक्शन के खिलाफ वोट दिया। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि ना कोई रेजिग्नेशन या ऐसी डॉक्यूमेंट सामने प्रोड्यूस की गई है, ना वो पार्टी डायरेक्शन प्रोड्यूस किया गया। उनका कहना था ज़बानी डायरेक्शन था, इसका कोई एविडेंस नहीं था। तो वो जजमेंट सिर्फ इस हद तक है कि अगर आप ये कहते हैं कि किसी ने इस्तीफ़ा दे दिया और इस्तीफ़ा है ही नहीं, या अगर आप कहते हैं आपने डायरेक्शन दिया और उसके खिलाफ वोट दिया और डायरेक्शन है ही नहीं, तो फिर वो 63A जो है वो ट्रिगर ही नहीं होगा। सिर्फ इतना फैसला था आयशा गुललई केस में। जी। अब जो आपने सवाल पूछा उसमें उसका दूसरा हिस्सा ये था कि क्या वो पार्टी कोई ज्वाइन कर लेता है। वो ज़ाहिर है कि इट्स अ मैटर ऑफ एविडेंस में किसी खालिद साहब यहाँ पे जितने भी ये मेंबर्स हैं जिनकी आप बात करें, इन्होंने कहीं रिजाइन तो नहीं किया पार्टी हेड को, तो आयशा गुललई केस का फैसला तो उनके हक में जाता है। मुझे ये मेरे इल्म में नहीं है, ये मेरे इल्म में नहीं है। और ऐसी कोई डिक्लेरेशन आई उन्होंने इन राइटिंग रिजाइन नहीं किया सर, शो कॉज नोटिस जरूर इशू हुआ है। नहीं सर, वो शो कॉज तो प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन नहीं किया तो फिर रिजाइन नहीं किया। जी सर जी, अगर नहीं किया तो 63(1)(a) का सब ए जो है वो ट्रिगर नहीं होगा। बिल्कुल ठीक सर। उस सूरत में अगर सब क्लॉज ए के तहत वो डिक्लेरेशन नहीं है तो फिर मेंबर को पूरा हक है कि वो असेंबली जाए, जाने के बाद वोट कास्ट करे। अब सवाल ये उठेगा कि वोट कास्ट हो गया, क्या वो वोट काउंट होना है या नहीं, ये असल सवाल ये उसको कितना वेट देना है जी। तो उसको क्या वेट देना है, क्या इग्नोर करना है, या उसको एक रिजेक्टेड या डिस्प्यूटेड वोट के तौर पे सेपरेट किया जा सकता है वोट काउंट से, ये सवाल हमने रेफरेंस में रखा है। इस पे बहुत सारे दलाइल हैं, लेकिन मैं इस वक्त मुनासिब ये समझूंगा क्योंकि ये स्पेसिफिकली कोर्ट के सामने
हमने सवाल रखा है और कुछ खालिद साहब हमारी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन जो एक में से दलीलें मेरा हैं उस पे। एक मेरा ये कि आप बहुत ही अपराइट लॉयर हैं और बहुत ही क्रेडिबल लॉयर हैं। मैं आपकी मर्जी, आप किसी जवाब को भी मेरे नो कमेंट कर सकते हैं। ये मैंने ऑफर की थी उनको भी, एन पैटरसन थी अमेरिकन एम्बेसडर, और वो बड़ा क्रिटिकल माहौल चल रहा था, तो मैं ड्रोन के ऊपर उनसे सवाल पूछे तो उन्होंने मुझे ब्रेक में कहा कि ड्रोन पे तो अमेरिकन प्रेसिडेंट पॉलिसी अभी नहीं ऑन कर रहा, तो आप मुझसे क्यों सवाल पूछ रहे हैं। मैंने कहा जी देखिए, कौम की तरफ से सवाल है, यू हैव अ राइट टू से नो कमेंट। मैंने सवाल पूछा और नो कमेंट कह दिया, पीपल हैव जज कि वो नो कमेंट सही था जो, तो नो कमेंट आपकी मर्जी है। मैं आपसे सर इस पे सवाल जरूर पूछूंगा कि जब मैं नो कमेंट नहीं करूंगा, मैं आपको बता दूं। ठीक है सर, मैं आपको सवाल मेरा ये कि आप बेशक सुप्रीम कोर्ट में, जी सर मैं सवाल सुन लीजिए सिर्फ, उसके बाद आप बताइएगा। जी। मैं जानना चाह रहा हूं आपसे एज अ लॉयर एंड एज अ अटॉर्नी जनरल, आपकी मर्जी जिस तरह चाहे बताना चाहे, कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है कि ये जो मेंबर हैं ये तब ही डिस्क्वालीफाई होंगे जब ये क्राइम कमिट करेंगे, यानी कि अगर इसको क्राइम तो नहीं लिखा हुआ इसके अंदर, कि मैं समझता हूं चले प्राइम मिनिस्टर की बात मान लेते हैं ये क्राइम है, और उसका उनको पेनल्टी ये है कि वो पेनल्टी ये होगी कि उनकी सीट जो है उससे वो या डी सीट हो जाएंगे या ताहियात नाहल, जो आपने सवाल भी पूछा हुआ है। लेकिन सर वोट देना तो उस दिन पहले दिन हेयरिंग में भी जस्टिस चीफ साहब ने कहा था, तो आईनी हक है हर मेंबर का, तो वोट नो कॉन्फिडेंस आता ही पार्टी के अंदर से है, तो फिर तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को कॉन्स्टिट्यूशन में से निकाल देना चाहिए, क्योंकि अगर एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है और उसके अंदर वोट नो कॉन्फिडेंस दस्तूर में लिखा हुआ है, तो उसकी अपनी पार्टी ही में से उठेगा ना ये नो कॉन्फिडेंस का बहरान, तभी तो होगा ना, वरना तो नो कॉन्फिडेंस हो ही नहीं सकता अगर उस बंदे का वोट ही काउंट नहीं करना। इसकी तो कोई लॉजिक ही नहीं बनती खालिद साहब। देखिए, ये जो आपने सवाल पूछा, अगर केस ये है डिस्क्वालिफिकेशन का हाउस के अंदर वोट पे, तो मेरा भी माइंड बड़ा क्लियर है कि जब तक वोट ना दिया जाए वो डिफेक्शन का जो डिक्लेरेशन है वो ट्रिगर ही नहीं हो सकता। तो ना सिर्फ वोट देने का हक, बल्कि वोट कास्ट करने का भी हक होगा, और कास्ट करने के बाद ही वो इशू अराइज करेगा कि डिफेक्ट किया है या नहीं किया है। तो उस हद तक तो जो आपने सवाल पूछा था कि क्या वोट देने से रोका जा सकता है, मेरे ख्याल में वोट देने से वोट के वोट का असर सर मैंने पूछा था कि वोट का असर, अब आप उसका बता दीजिए कि वोट काउंट होगा या नहीं आपके नजदीक। अब आपने पूछा कि वोट के असर के बारे में, कल सुप्रीम कोर्ट ने भी मुझसे ये सवाल किया था, तो मैंने कोर्ट को बताया कि जी मैंने एक ये रेफरेंस फाइल किया है, लेकिन बहैसियत अटॉर्नी जनरल में ये नहीं कह रहा, बल्कि बहैसियत एक वकील के मैं ये कह रहा हूँ कि वो वोट काउंट तो हो सकता है, लेकिन ये इशू इसमें एक और अराइज ये करेगा कि ये प्रिविलेज जो है क्या वो पार्लियामेंट की या स्पीकर की है, या ये इशू जो असेंबली से बाहर डिसाइड होना है कि वो वोट कास्ट किया जाए, जो वोट कास्ट किया गया है उसको क्या वेट दिया जाए, उसको एंटरटेन किया जाए या नहीं। तो ये बड़ा अहम सवाल है और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने की ऑब्जर्वेशन थी कि आप हमें असिस्ट कीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। खालिद साहब, लेकिन आप समझते सर, आप ये समझते हैं कि क्योंकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दस्तूरी है, और क्योंकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आएगा ही जब पार्टी के अंदर से लोग वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करेंगे, अदरवाइज ऑपोजिशन के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से तो कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस मूव नहीं बनती ना। तो आप समझते हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर है दस्तूर में, तो इसका मतलब ही ये है कि अपनी लीडिंग पार्टी जो है, जो रूलिंग पार्टी है, उसके मेंबर्स का वोट काउंट होगा, तभी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पॉसिबल होगी। सर एज अ लॉयर आप ये समझते हैं कि वो काउंट होना चाहिए? देखिए, ये एक जो सवाल है कल भी एक और प्रोग्राम में मुझसे किया गया था, जहाँ तक बात है आर्टिकल 95 जो नो कॉन्फिडेंस की बात करती है, तो उसमें जाहिर है कि अगर एक मेजॉरिटी पार्टी, और बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन की थी जो एंकर थे उन्होंने, कि जी आप अगर मेजॉरिटी पार्टी है और आइन में लिखा भी है कि नो कॉन्फिडेंस हो सकता है, और कोalition को छोड़ दीजिए, पार्टनर्स को छोड़ दीजिए, मैं भी ये इशू लगता भी नहीं है 63A का, बिल्कुल। तो क्या वो बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो जाएगा? असल सवाल ये शायद नहीं है कि क्या उन्हें वोट देने से आप रोक देंगे सिर्फ इसलिए कि वो मेजॉरिटी पार्टी के मेंबर हैं। सवाल इसमें कोर ये है कि वोट दे दिया, उस वोट का इफेक्ट क्या है वो जो स्पीकर को फैसला करना है, लेकिन 1 मिनट के लिए अस्यूम कर लें कि वो वोट काउंट भी हो गया और उसके नतीजे में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास भी हो गया। जो सवाल अहम तरीन है वो ये है कि अगर ऐसा होता है तो मेंबर का जो ये वोट कास्ट करना होगा, ये सिर्फ उसका नतीजा ये होगा कि मौजूदा सीट खत्म हो जाए या उससे कुछ ज़्यादा। तो ये है वो बुनियादी सवाल। खालिद साहब, ये आप बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं, ये तो आगे है, ये तो आप, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। ये मेंबर जो है ये ताहियात नाहल हो या ये डी सीट हो, आप यहां तक एग्री कर रहे हैं कि क्योंकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दस्तूरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रूमेंट है, और ये लॉजिकली निकलता ही पार्टी के अंदर से है अगेंस्ट द पार्टी हेड, और इन दिस केस द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो इसका मतलब वोट काउंट होगा, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट पूरी होगी। इस पे आप सर एग्री करते हैं मुझसे इस बात पे कि वोट काउंट होना चाहिए? देखिए, जाहिर है कि अगर एक आइन में नो कॉन्फिडेंस की प्रोविजन दी गई है, और मैं कल के बाद से इस इशू के बारे में
काफ़ी डीपली मैं गौर कर रहा हूँ और सोच रहा हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है कि हम रोज़ाना नई चीज़ सीखते हैं, कोई भी अक्ल कुल नहीं होता। तो मैं कल से इस बात पे सोच रहा था और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि क्योंकि आर्टिकल 95 मौजूद है और ये हक देता है तमाम मेंबरान को कि वो एट द रिस्क ऑफ जो भी कॉन्सिक्वेंस हो, जैसा आपने कहा उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, तो वो वोट अपना एक्सरसाइज कर सकते हैं। और सिर्फ इसलिए कि वो वोट जो है वो 63A में बार है, तो सिर्फ वो ग्राउंड शायद काफ़ी ना हो, लेकिन इसके लिए फोरम क्या है उस पर अभी बहस होनी है। ठीक है सर, यानी कि आपकी राय में, अगर आपकी राय में वो वोट काउंट किया जाना चाहिए, एम आई राइट? देखिए, वो उस पे दो व्यूज हो सकते हैं। सर, आपका व्यू क्या सर? एक कंपेलिंग व्यू और जो प्लेन सर, योर व्यू। मेरे साथ मसला ये है कि मैं क्योंकि कोर्ट में एज अटॉर्नी जनरल भी हूँ, लेकिन जो प्लेन लैंग्वेज है वो बात वही कहती है जो आप कह रहे हैं, जो मैं कह रहा हूँ कि होना चाहिए वोट काउंट, जो पार्टी खिलाफ जाए। जो आप बात कह रहे हैं उसके इसके हक में एक दलील और ये जाती है कि अगर आइन बनाने वालों की मंशा ये होती कि अपनी पार्टी का आदमी वोट दे ही नहीं सकता, तो सिंपल सा 95 के अंदर लिख देते कि उनका वोट, और फिर सर नो कॉन्फिडेंस भी ना होता खालिद साहब। कॉमन सेंस ये कहती है फिर नो कॉन्फिडेंस हो ही नहीं सकता था, क्योंकि अगर एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है और उसमें अगर ये था जी सर जी, उसमें ओरिजिनल उसमें यह था कि अगर मेजॉरिटी पार्टी के मेंबर्स जो हैं वोट नो कॉन्फिडेंस के मोशन को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो बाकी का वोट सिंपल डिसरिगार्ड हो जाए। बिल्कुल ठीक जो सर, खत्म हो जाए। बिल्कुल ये सर, मैं और आप इस पे बिल्कुल ऑन बोर्ड है, फुली ऑन